आज हम बात करेंगे नेपाल में हो रहे बड़े विरोध प्रदर्शन। आपने टीवी और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि नेपाल की सड़कों पर भारी भीड़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? नेपाल में कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप और सोशल मीडिया पर कंप्लीट बैन। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे बेरोजगारी की। पिछले 20 सालों में नेपाल में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती गई। 2004 में यह दर 6.1% थी, जो 2024 में बढ़कर करीब 10.71% हो गई। इस वजह से लाखों युवा रोजगार की तलाश में इंडिया या फिर गल्फ कंट्री जाने पर मजबूर हुए और वहां पर भी वो मैनुअल काम करने को मजबूर हुए। वहीं दूसरी तरफ देश के बड़े नेताओं के बच्चे विदेश की महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर सेल्फीज, लग्जरी कार और पार्टीज की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। यह क्लियर डिस्पैरिटी युवाओं के दिल में फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट को बढ़ाता गया। अब बात करते हैं करप्शन की। नेपाल में पिछले 2 दशक से करप्शन का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। बिलियंस रुपीस की रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मैसिव एम्बेजलमेंट हुआ। हाल ही में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 14 अरब नेपाली रुपए की हेराफेरी का खुलासा हुआ। इसके अलावा कई सड़क निर्माण परियोजनाओं में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। इस पूरे भ्रष्टाचार ने जनता का सरकार पर ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया। और तीसरा बहुत गंभीर कारण था न्यायपालिका में हस्तक्षेप। नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य इंपॉर्टेंट अदालत में अपने मनमाने जजेस को अपॉइंट किया। जिन जजों ने सरकार के खिलाफ डिसीजन दिए, उन्हें हटाने या बदलने की भी कोशिश की गई। करप्शन केसेस की इंडिपेंडेंट जांच को भी रोक दिया गया। ऐसे कदम लोकतंत्र को कमजोर करने वाले थे और इस पर जनता, खासकर युवा, गहराई से आउटरेज्ड हो गया। और इसके बाद चौथा सबसे बड़ा कारण था सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। सितंबर 2005 कहा गया कि ये कंपनीज नए गवर्नमेंट रूल्स के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही थी, लेकिन केवल टिकटॉक को ही छूट दी गई क्योंकि उसने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। यह डिसीजन छोटे बिजनेसेस, टूरिज्म प्रमोशन और पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा धक्का साबित हुआ। अब उनके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं, सिर्फ सड़क पर उतरने के। इस तरह से जेनजी प्रोटेस्ट ने मैसिव रूप ले लिया। यंगस्टर ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस में आग लगा दी और लूट मार किया। इस संघर्ष में कम से कम 51 से ज्यादा लोग मारे गए और 1500 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। प्रेशर इतना बड़ा कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने और राष्ट्रपति पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया। कुछ समय के बाद सुशीला कार्पी, जो कि एंट्रिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट। यह आंदोलन केवल नेपाल तक ही सीमित नहीं रहा। इस प्रकार का पैटर्न हमें पहले भी देखने को मिला। 2021 में म्यांमार में आंग सान सू की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलिट्री ने गिरा दिया और वहां पर तख्ता पलट हो गया। वही 2022 में श्रीलंका में गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते प्राइम मिनिस्टर गोटाबाया राजपक्षे को रिजाइन करना पड़ा। 2025 में बांग्लादेश में यूथ ने शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और उसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शेल्टर लेना पड़ा, शरण लेनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम से एक पावरफुल मैसेज मिलता है कि जब आम जनता की आवाज़ दबाई जाती है तो यूथ उठ खड़े होकर अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेते हैं। और इंडिया को भी यह बात ध्यान रखना चाहिए। आज का यूथ डिमांड करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फ्रीडम। नेपाल का यह प्रोटेस्ट एक वेकअप कॉल है। डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई आज सिर्फ यूथ ही लड़ रहा है। इसलिए हमें इन मोमेंट से सीखना चाहिए। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक और सशक्त रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव, आई ओपनिंग लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।